हाय बच्चों, आई होप कि फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कि अभी प्रीवियसली मैंने उसको बना के डाला है उसको आपने अगर देखा होगा तो आपको बहुत ही एक अलग फील हुआ होगा कि कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें एक ही चीज़ में एक ही वीडियो में सब कुछ मिला के समराइज करके दिया गया है। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना अलग से कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना अलग से कोई कोचिंग नोट्स की ज़रूरत है या कोचिंग की ज़रूरत है, और ना ही अलग से कोई क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ओके बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्विक समराइज कर देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको चार्ज कैसे बनते हैं, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ में मैंने पहले तो चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज मास से एसोसिएटेड होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल होते हैं तो उनके साथ उनका मास भी जाता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में मैंने बता दिया था। कंडक्टर्स क्या हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। जिसमें क्या हो बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब कंडक्टर होते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस करते हो तो वो जो है कभी जिस जो सोर्स है उससे ज़्यादा इंड्यूस नहीं होता। इसीलिए उसके लिए एक फार्मूला था, हालांकि इन सब की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैं लास्ट टाइम इसको नहीं बताया। ठीक है बेटा। फिर चार्जिंग के मेथड्स क्या है? फ्रिक्शन में आपको मैंने बताया था ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है, और ऊल है तो वो पॉजिटिव होता है। सिल्क निगेटिव होता है, एम्बर निगेटिव होता है। ये अब बाई कंडक्शन, दो कनेक्ट कर दिए उसको, आपको उसके बाद कनेक्ट करके आप हटा लिए। चार्ज बराबर नहीं होगा क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन साइज पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन पोटेंशियल अगर वो कनेक्टेड हैं, जब तक चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया है। इंडक्शन मेथड आपको बताया था कि एक मेटल के पास कोई चार्ज मेटल लाओगे तो उसमें चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स उधर आएंगे। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, और अर्थ से सेकंड अदर पार्ट कनेक्ट करोगे तो अर्थ से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो फाइनली उस पर भी चार्ज इंड्यूस। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है? रिपेल और अट्रैक्ट, आपको पता ही है। अट्रैक्ट करेंगे, कोई अनचार्ज बॉडी है, कंजर्व होता है। ओके बेटा। अनअफेक्टेड बाय मोशन, मोशन से चार्ज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मास के लिए मैंने बताया था कि मास का फ़र्क पड़ता है। ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर हमने कूलॉम्स लॉ बताया था। कूलॉम्स लॉ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, ये आपको याद रहना चाहिए बेटा। ओके, तो फिर इसी फील्ड में हम ग्रेविटेशन और उसमें डिफरेंस देखे थे। ग्रेविटेशन बहुत वीक होता है, ओनली अट्रैक्टिव होता है, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, जबकि ये तीनों उस पर डिपेंड करता है। डिस्क्रीट चार्ज है, मतलब ऐसे रैंडम चार्ज फैले हुए हैं तो नेट फोर्स किसी चार्ज पे निकालना हुआ तो एक चार्ज पे जो होगा वो उसके चारों तरफ जितने चार्ज होंगे वो फोर्स लगाएंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के हिसाब से नेट चार्ज निकालते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें जो है तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रो बोलते हैं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा बोलते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम इतना करने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये 1 तो आया हुआ है नीट में। एग्जाम्पल 2, अच्छे क्वेश्चन 3, ओके। फिर इधर है 4, 5, 7, 8, इस तरह से। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, और आगे प्रोसीड जो करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए हमें कोई
डेफिनेशन का ऐसे तो कोई वो है नहीं, बट यहाँ पे फिर भी आप समझ लीजिए, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट exerts a force on another charge is called electric field। कोई भी चार्ज कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी XYZ चार्ज है, प्लस माइनस जो भी हो, तो इसके चारों ओर कहीं भी कोई भी एक चार्ज रखोगे, कोई भी एक चार्ज रखोगे तो क्या होगा, इसको हम बड़ा चार्ज बनाएं, सपोज दैट प्लस Q। अब कहीं भी एक छोटा चार्ज रखोगे तो क्या होगा बेटा, इस पर एक फोर्स लगेगा ना, r डिस्टेंस है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा Q/r², ठीक है, ये होगा। तो इस पे जो है पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करते हैं, ई, कैपिटल ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज पर यूनिट फोर्स, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो, जो फोर्स लग रहा था इसको और क्या लिख सकते हो बेटा, 1/4πε0। एक मिनट, इसको और क्या लिख सकते हो, फोर्स मैंने लिखा आपको, फोर्स इधर लिखा मैंने, क्या है फोर्स, ये, इसको अच्छे से लिखोगे फोर्स तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ये हुआ फोर्स, ठीक है। अब फोर्स में Q से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे देखो, उसमें Q से डिवाइड कर दिए तो एक Q निकल गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, ओके बेटा। वन, तो क्या हो गया, किसी भी चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r², ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर की तरह ही। अब ढेर सारे चार्ज अगर कहीं रखे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो क्या करोगे, सबका वेक्टर सम करोगे, ओके, वेक्टर सम करोगे, ओके। अब दूसरा क्या है, इससे एक ये पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं, यहाँ पे देखो, ये पहले ही बोल दिया है कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ऐसा कोई लाइंस नहीं कि वहाँ से कुछ वायर जैसा निकल रहा है या ऐसा जा रहा है, इमेजिनरी लाइंस। और
टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन फोर्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी चार्ज है, अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इसके चारों तरफ एक लाइन ऐसे निकलता है, वो लाइन मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और उसका मतलब कहने का ये रहता है कि इसके लाइन के जहाँ तक लाइन रहती है वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जहाँ तक ये लाइन होगी वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई अगर होगा तो वहाँ पे कोई भी चार्ज एक रखोगे, कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई। उस पर जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो लाइंस जो इस तरह से कोई भी चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो लाइंस क्या होंगी, उसमें से निकलती हैं, और माइनस चार्ज है तो उसमें अंदर जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, पता रहना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टी। एक तो लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव में जाती हैं। ठीक है, देखिए दूसरी बात, लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे जहाँ पोटेंशियल कम होगा उसकी तरफ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज इंडिकेटिंग अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर and expand laterally indicating that line of charges force contract indicate unlike charge attract each other and expand laterally repel each other। तो लाइन से ही आपको पता चल जा रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रही हैं, एक प्लस एक निगेटिव है तो एक से निकलेगी दूसरे में जाएगी। नंबर ऑफ लाइंस बता रहे हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज प्रोपोर्शनल, जाहिर सी बात है चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ लाइन्स है। टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी ये क्रॉस नहीं करती, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव में जाएंगी। दे डू नॉट मेक अ क्लोज्ड लूप, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक, दूसरा चीज़, जहाँ पे लाइंस डेंस होगी, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे लाइंस डेंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सटी लाइनें हैं और यहाँ दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए जो है ज़्यादा होगा ए बी से। ठीक है, एक्चुअली ऑलरेडी नीचे दिया है ये। तो यहाँ पे लाइन कंजेस्टेड है, यहाँ पे दूर दूर हैं, तो यहाँ पे वीक फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है। और अगली प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट और टर्मिनेट एट चार्जेस सरफेस एट राइट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चाहे स्फेयर हो, चाहे रॉड हो, चाहे सिलेंडर हो, जो भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चार्जेस एट राइट एंगल, बोले तो परपेंडिकुलर, ये आपको सबको पता है, मतलब ये जो एंगल होगा 90 का होगा जहाँ से निकलेंगे जिस सरफेस से। ठीक, ऐसे नहीं कि टेढ़े मेढ़े कैसे भी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायग्राम में दे देता है लाइंस ऐसे टेढ़े मेढ़े निकाल देता है, ऐसे दे के बोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसमें प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इस तरह का, ठीक है, या ऐसे, तो ये नहीं हो सकता, निकलेंगे तो परपेंडिकुलर निकलेंगे। ओके, अब जो है, अब अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ
डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर। तो उसमें मतलब एक तो पॉइंट चार्ज हुआ, पॉइंट चार्ज की वजह से मतलब एक चार्ज अपना पड़ा था, कोई चार्ज पड़ा है, कोई चार्ज पड़ा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना किसी पॉइंट पे निकाल लोगे। लेकिन अब क्या है कि कोई स्फीयर है, कोई सेल है, कोई कंडक्टर है, रॉड है, सिलेंडर है, तो उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर, रिंग है, तो उनकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें जो मैं स्किप कर दे रहा हूँ उस पर आपको ये सब ध्यान, मतलब ये सब काम की चीज़ नहीं। ये जो पॉइंट बताया है नोट, ये जो बताया है, ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला है, इस पर मैं एक चीज़ आपको पहले ये बता दूं। जब ये मैं बताया था तो वहाँ पे एक चीज़ मैं, कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, K जैसे लिखते हैं ना वहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू Q1 Q2/r²। तो अब ये है कि वहाँ पे मीडियम भरा हुआ है। अगर मीडियम कोई भी एक थिकनेस है, सपोज दैट जो Q1, चलो इसको मैं थोड़ा इलाबोरेट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर देखो, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, Q1 Q2। अब भाई यहाँ पे फोर्स हम क्या लिखते थे, 1/4π तो F के लिए क्या लिखते थे, 1/4πε0 K क्या होगा, मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक, इंटू Q1 Q2/r²। पॉइंट और बना देते हैं, ठीक। अब क्या है कि मीडियम में मान लो ये है कि फुल थिकनेस में नहीं, खाली आधे थिकनेस में एक ये K है और आधा एयर है, डिस्टेंस R ही है, तब क्या करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि आधे थिकनेस में मान लो ये T थिकनेस था, T थिकनेस का में डाइलेक्ट्रिक भर दिए और बाकी R-T थिकनेस एयर ही है। अब यहाँ पे हम फार्मूला ये लिखेंगे क्योंकि इसमें आधा मीडियम भी है, कुछ पार्ट में मीडियम भी है और कुछ बाकी पार्ट में एयर है। इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं कि यहाँ पे R की जगह पे हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस निकालते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस। तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो R' होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है R-T + T√K। यही हमको जो है जानना है। तो इफेक्टिव अगर डिस्टेंस हम निकाल लिए तो अब फोर्स जो लिखना होगा, क्या लिखेंगे, 1/4πε0। अब K वो, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग, डाइलेक्ट्रिक को कंसीडर करते हुए इफेक्टिव, तो यहाँ पे ε0 अब लिखोगे इंटू, अब R की जगह पे इफेक्टिव R लिख देंगे बस, Q1 Q2/इफेक्टिव R का इसका। और इफेक्टिव R की वैल्यू कितना है, ये इफेक्टिव R क्या है, ये है, ठीक। तो ये चीज़ आपको जो है, तो ये फोर्स हुआ। या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम ही है, बस उसमें एक चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को
तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अगर फार्मूला अगर आपको लिखना होगा तो यही होगा 1/4πε0, बस चार्ज एक रहेगा, बस Q/r डैश का स्क्वायर। ठीक, तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस r डैश जो है ये क्या होता है, r माइनस टी। अब टी अगर फुल थिकनेस में मिलाए हो, टी अगर टी इक्वल टू आर, मतलब पूरा का पूरा ये भरा हुआ है, तो टी की जगह पे आर रखोगे तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस टी रूट के, टी की जगह पे आर रूट के हो गया। और जब यहाँ पे आर यहाँ पे आर डैश स्क्वायर की जगह पे T√2 का स्क्वायर करोगे, टी मतलब R√2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पे के आ जाएगा, जो कि पहले फार्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक, तो वही चीज़ है। अब उसमें ये बताए हैं कि अलग अलग, तो इफेक्टिव डिस्टेंस देखिए क्या क्या कर दिया है, ये है R√, के अब ये फुल थिकनेस में भरा है, तो इसीलिए इफेक्टिव डिस्टेंस अगर मान लीजिए टी थिकनेस में भरा हो, तो मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, इफ इन टी थिकनेस में मीडियम भरा हो बेटा, तो क्या करोगे, टी थिकनेस में भरा हो तो इफेक्टिव डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफेक्टिव आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव आर जो होगा उसको आर डैश बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस टी प्लस T√k। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है। और अगर टी जो है अलग अलग थिकनेस है, R1 R2 या जिस तरह से, तो क्या हो जाएगा, R1√K1 R2√K2, इस तरह से जितने भी भरे हैं वो आ जाएंगे। ठीक, अब अलग अलग साइज शेप की वजह से जो है हमें देखना है। तो पहले सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता ही है यार, ये है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये जो के दिख रहा है ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक, ये के डाइलेक्ट्रिक वाला के नहीं है, इट्स नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो आपको पहले से ही ध्यान देना चाहिए। ये एक क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर एयर, ये के जो है इसकी वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो ये है पॉइंट चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कोई रिंग है, देखिए रिंग है, अगर इस तरह से कोई रिंग रखा हुआ है उस पर क्यू चार्ज है, इस तरह से कोई रिंग है उस पर क्यू चार्ज है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे मान लो x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, बस ये याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, बस ये याद रखोगे, ये। ठीक, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, 1/4πε0 × QX, x डिस्टेंस पे निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो QX इसका रेडियस दिया है रिंग का, तो x डिस्टेंस पे QX/r² + x² के होल के पावर 3/2। ठीक है, ये आप आँख बंद करके फिर से एक बार बोल दो, अपना आँख बंद करो और अपने मुंह से बोलो,
E इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलो, K इंटू क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल के पावर 3/2। ठीक है बेटा, ये फार्मूला है रिंग चार्ज की वजह से। अब इसमें एक कंडीशन ये होता है कि कोई बोले कि ये तो भैया x यहाँ पे हो गया, अब अगर रिंग के सेंटर पे बोले तब क्या होगा। अब ये बोल दें कि भैया ऐसे ही बना दिए, इसके सेंटर पे, इस पे चार्ज तो ऐसे ऐसे है ही, x डिस्टेंस का तो दिया है, तो सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, सेंटर पे r रेडियस है इसका, तो सेंटर पे क्या होगा बेटा यार, जो भी छोटे छोटे चार्ज हैं, जो भी जितने भी चार्ज हैं सब इस पे फोर्स लगाएंगे, इधर 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 इधर, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देंगे, तो फाइनली नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो। ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे भी फार्मूले में अगर सेंटर पे देखना है तो मतलब क्या हुआ, मतलब x बराबर जीरो लेना है। फॉर सेंटर ये x डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जीरो, यहाँ पे सेंटर आएगा, तो x बराबर जीरो। अगर इस फार्मूले में x बराबर जीरो रखोगे इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, x बराबर अगर जीरो रखोगे तो e बराबर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक, समझ में आया। अरे x जीरो रखोगे तो x इसमें गुणा करोगे q में, तो सब जीरो हो जाएगा। और तो वहीं ये बताया, और x अगर बहुत दूर है, अब देखो यहाँ पे बोला है x इज मच मच मोर देन r, तो x को भूल जाओगे, x वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो 1/2 का मतलब वो रूट, तो उससे आर का पावर गायब हो गया, तो आर के पावर 3 आ गया फार्मूला। ठीक है, मतलब रेडियस यहाँ पे, सॉरी मैंने एक्स रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है, तो आर को वहाँ भूल जाओगे, तो फाइनली फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक, तो आपका देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x बहुत बड़ा है r से, तो आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, तो उसको हम नियर टू जीरो मान लें, तो क्या हो जाएगा फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया के क्यू एक्स, अलग से आपको बता देता हूँ। ठीक, ए इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यार x अगर बहुत बड़ा है r से, तो आर स्क्वायर को हम जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पे जीरो कर दो, तो क्या हो गया, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। एक्स का पावर है इसमें 3/2 का, और पावर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स बाय एक्स के पावर 3, एक्स पावर 3 है, यहाँ एक्स पावर एक्स है, तो एक एक्स से एक्स उड़ गया, तो फाइनली क्या आएगा, के क्यू, ऊपर का एक्स गायब हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर। तो एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह
काम करने लगेगा। ठीक है, और सेंटर पे मैंने आपको बताया, क्या बताया, सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0, E0, x बराबर 0 मतलब एट सेंटर ऑफ रिंग। ओके, चलो डिस्क का हमको नहीं पढ़ना है, डिस्क का नहीं पढ़ना है, इसका नीट में नहीं आया है। ओके, फिर इन्फिनाइट सीट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सिग्मा दिया है तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि E does not depend on not depends on distance मतलब E is not proportional to 1/r। मतलब E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कोई यहाँ पे इसका रिलेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे कहीं भी पूछे तो फार्मूला यही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट लेंथ ऑफ चार्ज विथ लीनियर चार्ज, इन्फिनाइट सीट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब पॉइंट चार्ज हो गया, रिंग हो गया, इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली शीट हो गया, सर्कुलर रिंग। ओके, तो इसके लिए जो है, इसके लिए फार्मूला ये याद रखना है आपको, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तो x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में होगा। ओके, तो हमें बेसिकली होता क्या है कि इसका जब देखोगे आप तो x डायरेक्शन में जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रॉड की वजह से, ये फार्मूला में k लैम्डा बाई एक्स साइन k क्या है, k इज इक्वल टू वही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये वही k है। ठीक, और लैम्डा हमको पता है, लैम्डा क्या है, q जो टोटल है डिवाइडेड बाय लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये फार्मूला Ex बराबर k लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा क्या है, वो लंबाई, रॉड की लंबाई उस पॉइंट से कितना एंगल बनाते हैं। ठीक, ये देखो अल्फा, ये बीटा, और x क्या है, ये डिस्टेंस है। तो कोई भी रॉड है और वहाँ से x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा क्या होंगे। अब अगर ये सिमेट्रिक है, मैं EY को क्यों नहीं बता रहा हूँ, EY को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सपोज दैट इसी का एग्जांपल अगर लें हम, तो EY जो है, EY का फार्मूला क्या है, k लैम्डा बाई एक्स इंटू कास एल्फा प्लस कास बीटा। अगर ये सिमेट्रिक है, ये रॉड जो है ये है आधा, हाफ डिस्टेंस ये है, तो यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा मतलब, तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा क्या हो जाएगा, 0, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये 0 हो जाएगा। मतलब जितना फोर्स आधे की वजह से इधर लग रहा होगा उतना ही आधे की वजह से इधर लगेगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, 0, वर्टिकल फोर्स जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने खाली इसको, तो आपको भी खाली यही याद रखना है, k लैम्डा अपॉन एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस साइन
बीटा, साइन अल्फा बीटा। अब यही है, अगर ये इन्फिनाइट लेंथ होता, अब देखो यहाँ पे ये भी चीज़ आ गई, अगर ये इन्फिनाइट लेंथ होता बेटा, ये इन्फिनाइट अगर लेंथ कर दोगे, अब देखो इन्फिनाइट लेंथ करोगे तो ये एंगल क्या होता जाएगा इन्फिनाइट लेंथ करोगे, अच्छा समझाने के लिए वो अलग से हमको आना ही पड़ता है। क्या हो गया भाई? ठीक, तो कल इन्फिनाइट लेंथ अगर कर दें इसको बेटा, देखो इन्फिनाइट कर दें, अभी एंगल क्या थे, एक्स डिस्टेंस पे अल्फ़ा, ये बीटा। अब इसकी लंबाई बढ़ाते जाओगे रॉड की, तो एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता। अगर इन्फिनाइट कर दोगे तो एंगल, ये मान लेंगे कि लास्ट में एंगल क्या हो जाएगा, लास्ट में एंगल क्या हो जाएगा, इधर का भी और इधर का क्या हो जाएगा, 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90। तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 होता है, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन्फिनाइट लेंथ है तो क्या हो जाएगा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = k λ/x इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 90 90 1 + 1 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा फाइनली बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k λ/x इंटू, इसमें 2 आ गया तो एक तरह से क्या हो गया, 2k λ/x। ये कब हो गया, फॉर इन्फिनाइट लेंथ ऑफ रॉड। ठीक, इन्फिनाइट लेंथ ऑफ रॉड, तो वही वो चीज़ बताया है। ठीक, इधर का आइकॉन गायब हो गया। एनीवे, समझ में आ गया। तो ये इन्फिनाइट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट लेंथ के लिए इसने यहाँ पे दिया है, इन्फिनाइट लेंथ है तो अल्फ़ा = बीटा हो जाएगा, π/2 मतलब 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2k। ठीक है, 2k λ/x। अब अगला पॉइंट है, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, सबको रेड से कर रहा हूँ तो रेड से ही करूँ। ठीक, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, अगर स्फेरिकल सेल, पहली बात तो आप समझ लो, दो चीज़ आपको मैं समझा दूँ। सेल और स्फेयर क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सेल अगर कहीं लिखा है, सेल का मतलब होता है हॉलो। ठीक है, तो हॉलो मतलब ये कोई भी वो है, अंदर से खोखला है। ठीक है, और स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड। ये हॉलो बाल जैसे हो गया, कोई मान लो कोई बाल आपके पास है, अंदर से हॉलो है, और ये है सॉलिड, ये सॉलिड है, तो स्फीयर है। और ठीक, तो बेटा इसके लिए जो
तो इन दोनों की ही कंडीशन में, इन दोनों ही कंडीशन में आपको मैं बता दूं, फिर से आपको ठीक इसका ये क्यों नहीं आ रहा है यार। यस ठीक। तो पहले आप इस सेल सेल के बारे में आपको बता दूँ, फिर पॉइंट इसका ज़्यादा है। सेल सेल क्या है? हॉलो बॉल, ठीक है, ये हॉलो होता है। स्फीयर क्या है? स्फीयर क्या है? सॉलिड बॉल। एक चीज़ ये है कि ये कंडक्टर, जितना भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, सब कंडक्टर हैं, ऐसा नहीं कि नॉन कंडक्टर हैं। अगर कंडक्टर हैं दोनों, सेल हो या हॉलो हो या सॉलिड हो, तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेडियस अगर है तो सरफेस एंड आर आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस और आउटसाइड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक पॉइंट चार्ज की तरह होता है। मतलब अरे कोई स्फीयर है, इस पे क्यू चार्ज रखे हैं, आर इसका रेडियस है, तो यहाँ पे सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या लिखोगे? जैसे पॉइंट चार्ज या क्यू चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे होता है फार्मूला, बस वही लिखना है, क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहीं कोई पूछे इससे बाहर, सरफेस से बाहर आर डिस्टेंस पे क्या है, तब भी लिखोगे पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे होता है पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, तो आर स्क्वायर लिखोगे। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके अंदर तो तीन कंडीशन होती हैं, सरफेस एंड आउटसाइड, वो सेम होता है। इनसाइड जब आएंगे, इनसाइड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, बिकॉज चार्ज resides on outer surface, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप मतलब याद रखना है कि अंदर जब आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे चार्ज जो है सरफेस पे रहते हैं, चार्ज सारे जो है कहाँ रहते हैं? सरफेस पे, वो अंदर नहीं रहते हैं। सेल है, हॉलो वाला है, हॉलो है तो अंदर तो कोई जगह ही नहीं है रहने का। लेकिन सॉलिड है भी है, अगर सॉलिड भी है तो भी सारे चार्ज सरफेस पे ही रहेंगे, सारे चार्ज कहाँ रहेंगे? सरफेस पे, ठीक है। तो ये है, तो वही है, ये सरफेस हुआ, ये देखो सरफेस पे भी एज ए पॉइंट चार्ज, आउट हुआ एक्स डिस्टेंस पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ओके बेटा। अब यहाँ पे बात आती है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहीं अगर कंडक्टर है, देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है तो सारे चार्ज कहाँ आ गए? सरफेस पे। ये हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों ही कंडीशन में ये चार्ज कहाँ होंगे? बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे। इसलिए अंदर क्या हो जाएगा? इनसाइड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके। अगला जो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर में क्या है कि चार्ज कहीं भी रख दिए वहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि चार्ज कंडक्ट नहीं हो रहे हैं।
तो यहाँ पे बेटा ये चार्ज जो है जहाँ पे रखे हैं वहीं पे पड़ा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब सेंटर पे है तो जाहिर सी बात है यार जीरो ही होगा, क्योंकि सारे चार्ज का जो भी मिला जुला इफेक्ट होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पे उसका सबका अगर सारे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा तो वो जीरो ही होगा। सरफेस पे आएंगे तो अभी भी लाइक पॉइंट चार्ज ही है, बाहर जा रहे हैं तभी भी लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक है, सरफेस एंड आउटसाइड, आउटसाइड लाइक चार्ज। लेकिन इनसाइड कोई डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस हुआ, ये तो r है पूरा, अब कोई डिस्टेंस ठीक, ये तो रेडियस हुआ। अब यहाँ से एक x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर कोई वो हुआ तो उस पॉइंट पे x डिस्टेंस जो कि अंदर की तरफ है, x क्या है, लेस देन r है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ये है जो कि आपको याद रखना है। कई जगह किताबों में x या r स्मॉल r लिख देते हैं डिस्टेंस, तो स्मॉल r, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, q, ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, q स्मॉल r बाय r क्यूब, ठीक, ठीक है बेटा। और क्यूब, तो ये हमारा फाइनली हमारा इनसाइड के लिए फार्मूला ये हो गया। ओके, ग्राफ देखो, अब ग्राफ की बात हम कर लें थोड़ा सा। ग्राफ देखो, ग्राफ आपको समझना इसलिए ज़रूरी है बेटा कि अब देखो ये गोला है, जब तक r जो रेडियस है उसका, रेडियस के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन जैसे ही सरफेस पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 1/r, किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/r, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो r अब सरफेस पे आए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब r और बढ़ाते जाओगे, r जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू नीचे की बढ़ाओगे तो टोटल वैल्यू कम आएगी बेटा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r बढ़ाते जाओगे तो कम होता जाएगा। और इस तरह का ग्राफ जो होता है, अगर आपको मैथमेटिक्स याद होगा तो 1/x जो होता है ये हाइपरबोला होता है, तो ये क्या होता है कि घटता जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, घटता है। x बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है x की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y कम होगा। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा था, धीरे धीरे कम होता जाता, लेकिन x अगर बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनाइट मतलब बहुत बढ़ाओगे तो ये छोटा होता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, अल्टिल अनलेस ये इन्फिनाइट कर दो तब वो जीरो हो जाए। इस तरह का ग्राफ आता। इसमें देखो क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस लिए हैं, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सेंटर पे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू एक्स या r, इज प्रोपोर्शनल टू r। तो सेंटर से अगर चलें तो
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये इक्वेशन किसका होता है? स्ट्रेट लाइन। तो जब तक सरफेस पे आएंगे यहाँ से यहाँ तक बेटा सरफेस पे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये सीधी लाइन मिलेगी बढ़ते हुए। आर बढ़ाओगे ई बढ़ेगा, आर बढ़ाओगे ई बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के बाद से अब बाहर आ गया तो बाहर फिर वहीं उसकी तरह से बिहेव करने लगेगा। ठीक है। बाहर आके तो फिर उसकी तरह से बिहेव करने लगेगा जैसे वो था, क्योंकि बाहर तो 1/r² के ही अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। बल्कि यहाँ पे कहेंगे तो r³ है ये, इसीलिए देखो ये x², तो ये ग्राफ जो नीचे जाता है कम होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, क्योंकि r² पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये देखो ये r² पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे r³ पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये जो है ग्राफ, ये ध्यान देने वाली बात है, ये और नीचे एकदम, क्योंकि इसकी वैल्यू जितना r के बढ़ाओगे वो क्यूब टाइम्स और कम करेगा, तो इसलिए ये होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सवाल आए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। ओके। ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो सिलेंडर का जो है इसका नॉन कंडक्टिव सिलेंडर है विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये बाहर के लिए सरफेस या आउट के लिए ये कैसे बिहेव करता है? लाइक रॉड वाला जो हम लोग पढ़े थे, क्या था? E = K λ2/x। ठीक है, ये रॉड की तरह बिहेव करता था। ठीक है, लेकिन एक्सिस पे क्या है? एक्सिस पे 0 होगा। इस पे अगर इसके एक्सिस पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर के जितने चार्ज हैं या इधर के, वो इधर लगाएंगे, इधर वाले इधर लगाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और इनसाइड अंदर किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे सपोज दैट कोई पॉइंट इस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पूछे, तो वहाँ के लिए फार्मूला ये हो जाता है, इनसाइड के लिए ये हो जाता है। इसको ब्लू से कर देना, तो K 2λx/r²। तो ये याद रख लेना आप। सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था वैसे ही नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें, तो एक यहाँ पे सिलेंडर के लिए और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए फार्मूले खाली चेंज हैं। और वो एक बार आप आंख बंद करके मेरे साथ बोलो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा क्या होगा? QX या QR/R³। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो उसके लिए इनसाइड, सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी x डिस्टेंस पे, तो क्या होगा? 2K λx/r²। ओके बेटा, ये दो चीज़। बाकी सरफेस पे या उसके बाहर, सिलेंडर के सरफेस के लिए रॉड की तरह जो फार्मूला है K λ/r × sin α + sin β। ठीक है, बाहर है उसके लिए। नॉन कंडक्टिंग के लिए भी सेम है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर या सेल हो, सब के लिए सरफेस पे या बाहर का फार्मूला सेम है जैसे पॉइंट चार्ज का है। ठीक,
कोई डाउट इसमें 1% डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें इतने अच्छे से जो है बताएं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि के का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है बल्कि 1/4πε0 है। ओके, अब इसमें जैसे फोर्स का था, तो फोर्स किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स रखोगे तो यार फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। डायलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ाओगे तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब हो चुका है। अब आगे आ जाओ आप। ओके, अब यहाँ पे आते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे चार्ज पार्टिकल है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो दिया है, ये दिया है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे, और इसमें ऐसे किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो एक फिक्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपका QE/m लग ही रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है QE लग रहा है। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, QE/m हो जाएगा। एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलरली लग रहा है थ्रू आउट। तो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते हैं, प्रोजेक्टाइल में बेटा ऐसे किसी चीज़ को फेंके भी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और वो ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे गिरेगा, तो प्रोजेक्टाइल जैसा प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोला पाथ बनेगा उसका, ठीक है, क्योंकि जी यहाँ पे नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा, v sin थीटा। तो इसी तरह से तो ये जी की जगह पे यहाँ QE हो जाएगा, ठीक है। QE परपेंडिकुलरली, क्योंकि इनिशियल इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में Vx जो है ये v के बराबर है, लेकिन Vy क्या है, 0 है। तो Vy इनिशियली 0 है, तो उस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में है, ay के डायरेक्शन में है, ठीक है, जो कि QE/m है। तो उसमें किसी भी टाइम t टाइम के बाद अगर वेलोसिटी कोई पूछे तो क्या करोगे, t टाइम के बाद वेलोसिटी तो लीनियर इक्वेशन लगा दोगे फर्स्ट। तो Vy किसी भी टाइम पे क्या हो जाएगा, पहले तो u0 प्लस a क्या हो गया, QE/m इंटू टी, ये वेलोसिटी हो गया। और उसी टाइम पे मान लो कितना डिस्टेंस इधर x में गया, तो x बराबर Vx इंटू टी होगा। तो यहाँ से t बराबर निकालोगे तो x/Vx हो जाएगा। यहीं t इसमें रखोगे तो आपका वो इक्वेशन बन जाएगा बेटा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इक्वेशन यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, हमको बस ये समझना है कि इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल हमारा प्रोजेक्टाइल की तरह जो है इक्वेशन बनते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है। जब सवाल मैं आपको कराऊंगा तो बता दूंगा कि इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे ये सब मैं थोड़ा साफ कर दूं आपको, ताकि जो है
ये बहुत गंदा लगेगा तो भी नहीं। तो यहाँ पे जो भी होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन लाइक प्रोजेक्टाइल, ओके। चलो अब क्वेश्चन ये देखो एग्जांपल, इसमें दिया है कि पॉइंट चार्ज है, Q moves from point P to S along PQRS as shown in the figure। पॉइंट चार्ज है S, PQRS यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट सबका दिया है, PQRS का दिया है। कोऑर्डिनेट से हमको क्या फ़ायदा होगा कि डिस्टेंस एक से दूसरे के बीच में डिस्टेंस एक्स या वाई में कितना बदल रहा है वो हमको पता चल जाएगा। अब देखो P का कोऑर्डिनेट, इसको इसमें लिख दें तो इजी होगा। P का कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी। यहाँ पे Z का तो कोई वो है नहीं, खाली एक्स वाई प्लेन में ही हो रहा है, तो Z का हम बार बार नहीं लिखेंगे। P का Q का क्या है, 2a और 0, इसका क्या है 2a और 0, ठीक है। R का क्या है, a और -b, a -b, ठीक है। और S तो ओरिजिन पे है तो यहाँ पे 0 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, पूछा क्या है, पॉइंट चार्ज मूव्स फ्रॉम फॉर पॉइंटिंग डायरेक्शन द कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली। तो वर्क डन बाय द फील्ड इन एबव केस गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यार अब मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ई है, वर्क डन का मतलब क्या होगा, W बराबर एफ डॉट डी, जो भी हम बोलें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें अब 3 मूवमेंट हो रहा है, तो तीनों मूवमेंट में देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। मान लो P से Q चला, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस में कितना हुआ, Y एक्सिस में क्या डिस्टेंस हुआ, X एक्सिस में A से 2a गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट W, मान लो हम WX कहें, WX क्या हुआ, फोर्स तो हर जगह QE है, F क्या है, FQE ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज Q है। तो खाली हमें यहाँ डिस्टेंस, तो WX क्या हुआ, P से Q आने पर 2a - a, तो a डिस्टेंस आया, तो क्या हो गया QE और a। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप पूछोगे कैसे, यार फोर्स क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डन जो है क्या है, वर्क W इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू F डॉट DS, यही तो लिखते हैं, डॉट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, F DS या S बोलें या D बोलें, FS cos थीटा। अब फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1। अगर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो थीटा इज इक्वल टू 180 और cos 180 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ वर्क डन कितना हुआ, QEA। फिर यहाँ से अब यहाँ आएगा, तो अब देखो कोऑर्डिनेट, अच्छा y भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, B था, यहाँ 0 हो गया, QEA प्लस y में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, अब आपको मैं लगा के बता देता हूँ।
ठीक। चलो ठीक बेटा। अब यार यहाँ से यहाँ तक आया, देखो ये क्वेश्चन, इसको मैं इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, कई जगह पूछा हुआ है। ओके, इधर क्यों चला गया? देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, ए बी 2a 0, यहाँ पे क्या था a माइनस बी, ठीक। माइनस बी, ठीक। यहाँ से यहाँ x के लिए डिस्टेंस, फोर्स क्या है क्यू ए, फोर्स क्या है क्यू ए, ठीक है। तो यार एक ये बताओ कि एक तो यहाँ से यहाँ आने का मतलब इतना y आया और इतना x आया, इतना a x आया, y कितना है b और ये 0, तो b माइनस बी वाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट x वाला ऐसे हो रहा है, तो डब्ल्यू एक्स जो है वो डब्ल्यू एक्स वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स दोनों सेम है, तो यहाँ थीटा और 0। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फॉर वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 90 और कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है 0, तो इसलिए हम वाई एक्सिस का कोई भी मूवमेंट, ऑल मूवमेंट इन वाई एक्सिस द वर्क डन W इज इक्वल टू 0। तो हमें खाली अब एक काम इजी हो गया, एक्स एक्सिस वाला ही देखना है। तो यहाँ से यहाँ आया तो एक्स एक्सिस में ये 2a था, a था, तो क्या हो गया फोर्स QE और एक वर्क डन हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से आया तो 2a से अब a हो गया, तो यहाँ पे x कितना हो गया माइनस हो गया, माइनस a, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया माइनस QEA, ठीक। ठीक है बेटा, यहाँ से आया तो 2a और ये, अच्छा अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट मूवमेंट हो रहा है, तो ये माइनस वर्क डन हुआ। अब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ भी वर्क डन क्या होगा x, अभी यहाँ से और इधर गया तो यहाँ पे भी माइनस गया, तो क्या हो जाएगा माइनस QEA। ओके, तो कुल मिला के एक प्लस वाला तो एक माइनस से चला जाएगा और एक जो है माइनस QEA बचेगा। ओके, तो बेसिकली आपका नेट वर्क डन जो हो जाएगा, इसीलिए देखो यहाँ पे दिया है ये फाइनली QEA माइनस QEA तो एक माइनस QEA बचेगा आंसर, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। वाई एक्सिस में वर्क डन क्या होगा 0, वाई एक्सिस में मूवमेंट इधर हो रहा है ऐसे और फोर्स इधर है, तो थीटा जो है 90 होगा, 90 होगा तो यार जाहिर सी बात है उस पर फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वर्क डन 0 होगा। इसी तरह कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड जस्ट सपोर्ट वाटर ड्रॉप, इतना कोई वाटर ड्रॉप मान लो गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इस पे मान लो कुछ चार्ज है, ठीक है, मास होगा तो mg की तरफ से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन चार्ज की वजह से फोर्स क्या है QE ऊपर लगेगा,
तो उसको बैलेंस करने के लिए क्यू ई बराबर होना चाहिए एम जी, कैलकुलेट करके निकाल लेना है। ठीक। कैन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस, एग्जाम्पल 10 देखो, कैन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 cm होल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इसके लिए यार कोई भी स्फीयर हो या कोई भी शेप साइज हो, वो कितना कितना चार्ज रख सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो स्फीयर का होता है C इज इक्वल टू होता है 4πε0 R होता है। ये मैं आपको बताऊंगा आपको। तो ये इसका कैपेसिटेंस होता है। तो इसका यहाँ से आप निकाल लोगे कैपेसिटेंस। और इस पे अगर मान लो चार्ज Q है, Q चार्ज है, तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये आगे मैं सब बताऊंगा, अभी यहाँ पे सवाल लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, R होता है, Q/R। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए अगर उसका उस पर इतना चार्ज रख रहे हो 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ये। तो यहाँ से पोटेंशियल निकालोगे और इसका कैपेसिटेंस यहाँ से निकाल लोगे, रेडियस दिया है। तो अब हमें ये पता है, अभी पता नहीं होगा, Q इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है बेटा, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो Q दिया है, Q दिया है, C दिया है। ठीक है। तो वहाँ से हम जो है V और C से Q निकालेंगे। ठीक है। तो उसके बाद वो उस पर उसको उतना मैच कर रहा है कि नहीं, वो आप हमसे कैलकुलेट कर लोगे। तो ये है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकाला है, ये इतना है। फील्ड इज मच ग्रेटर दैन, ये बता रहे हैं फील्ड इज मच ग्रेटर दैन एयर स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ये इन्होंने अपने तरफ से बनाया है, ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझाने में टाइम ज़्यादा चला जा रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। आई थिंक इस पर एक लेक्चर अभी और जाएगा, क्योंकि वो लेक्चर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है बच्चों, और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। हालांकि है ज़्यादा नहीं, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा आराम से, क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको मिस करने का मतलब आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी के लिए आपको समराइज कर दें, समराइज करें अगर शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में समराइज करने का मतलब हो गया, एक तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ से देखें, कहाँ से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो वीडियो स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और वो होता क्या है, 1/4πε0 Q/R, R²। ठीक है। एक Q गायब हो जाता है क्योंकि वो उसी Q पर वो फोर्स लगता है। तो यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई भी चार्ज कहीं भी रखा हुआ, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, और वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन्स एक मान ली जाती हैं चारों तरफ इमेजिनरी। अब उन लाइन्स को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाती हैं, पॉजिटिव से मतलब जहाँ भी निकलती हैं परपेंडिकुलर निकलती हैं। और लाइन का अगर टेंजेंट कहीं पे खींचोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे लाइन को अगर टेंजेंट, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती हैं। लाइन से एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, लाइन से कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है। तो ये लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं। और लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं। ओके बेटा। तो अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था,
कि कंटिन्यूस, एक तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अलग अलग शेप आते हैं। तो अलग अलग शेप आ गया आपका जो है, ये तो मैं बहुत पीछे, अलग अलग शेप आ गया, जैसे पॉइंट चार्ज है, ठीक है। फिर रिंग है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से नॉर्मल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 KQ/R²। रिंग है, रिंग की वजह से किसी उसके एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे फार्मूला क्या हो जाता है, KQX/R² प्लस X² के होल के पावर 3/2। दिखाता भी जाऊँ आपको साथ साथ में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने बता दिया, जहाँ लाइन डेंस होगी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, और जहाँ वो होंगे कंटिन्यूस चार्ज मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये देखो सर्कुलर रिंग है, पॉइंट चार्ज का आपने देख ही लिया, सर्कुलर रिंग है, KQX/R² प्लस 3/2, ये सब याद रहने चाहिए आपको। और सेंटर पे करोगे तो 0 हो जाएगा, कितने दूरी पे क्या हो जाएगा, डिस्क का हमें नहीं पढ़ना है। इन्फिनाइट शीट है तो उसकी वजह से ये σ/2 ε0, ठीक है। रॉड है तो ये सिंपल याद करना है, K λ/x इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे स्फीयर आता है, स्फीयर और सेल के बारे में पूरा लेक्चर दे दिया मैं। तो इसमें कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर, उसके सरफेस या बाहर जाएंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह फार्मूला याद रहेगा। अगर उसके अंदर आएंगे तो वहाँ फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का KQX/R³ हो जाता है। ग्राफ में भी क्योंकि ये एक्स के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, तो वहाँ सीधा लाइन मिलेगा। नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर है तो अंदर 0 रहेगा। सिलेंडर में भी बाहर जाओगे तो रॉड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अंदर आओगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2KYX/R², ठीक है। फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको बता दिया। और अब आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, एवरी ईयर इन नीट एक क्वेश्चन आएगा ही इलेक्ट्रिक डायपोल से। या तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पूछेगा, या डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के तो उससे टॉर्क, वर्क फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही करिए, और अलग से इसके लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। ओके।